बदन पर वर्दी किस्मत से नहीं मिलती, ये मिलती है मेहनत, जज्बे और जुनून से। जिस दिन ये वर्दी मिल गई उस दिन से जी पाओगे सुकून से। वर्दी और आपके बीच का ये फासला कैरियरविल पार कराएगा। गांव देहात में जन्मे बच्चों को देश सेवा का अवसर दिलाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप भी यूपी में दरोगा बनने का सपना रखते हैं तो यह सपना सच होगा कैरियरविल के एक नए दरोगा स्पेशल बैच से, जिसमें कैरियरविल के सभी टीचर्स अपने वर्षों के अनुभव से आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। खासकर जो इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक्स होते हैं जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, उन्हें आसान बनाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू कैरियरविल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रेस्पिरेशन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? हाँ जी, कंप्लीट हो गया है। उसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में दूसरे से इंटरकनेक्ट करके हम लोग पढ़ेंगे मनदीप साहब, ठीक है? घबराइए मत, हर एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच पा रही है, आज के सेशन का आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। राधे राधे ऋषा जी, ठीक हैं आप? ठीक हैं। गोल्डस्टीन, गूगल को छोड़ दीजिए ना, गूगल पे क्यों पड़े हुए हैं? गूगल तो बोलता है कि डाइजेशन की शुरुआत माउथ से होती है। माउथ से होती है क्या? बक्कल कैविटी से होती है। गूगल के चक्कर में रहोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। हाँ, एनसीईआरटी को मानते हैं ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे जी? श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एज वी ऑल नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है? ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, या वायवीय या अवायवीय श्वसन, ठीक है? इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे, तब तक आप लोग जुड़ जाइए बाकी सारे लोग और ये कंफर्म करें कि सब कुछ क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और हम सभी जानते हैं कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी या वायवीय श्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। एक स्लाइड पे हम दोनों को दिखाना चाहते हैं ना, जो 2-3 पेजेस में लिखा रहता है उसको हम एक स्लाइड पे आपके सामने डिस्कस कर देंगे। तो एक बार सभी लोग लाइव आइए, बताइए। पंडित साहब हमारे साथ हैं, अभिलाषा चौधरी हमारे साथ हैं, युवराज सिंह हमारे साथ हैं। भाई युवराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेहान रजा हैं, देवेंद्र कुमार है हमारे साथ। हाँ, नया चैप्टर है, कल स्टार्ट हुआ है। आप कहाँ थे कल? ये उसका दूसरा पार्ट है, देखो पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं उसका, ठीक है? केमिस्ट्री में जानेंगे एंजाइम क्या होता है डिटेल से। केमिस्ट्री में जानेंगे एंजाइम, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं और बायो कैटालिस्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है दलवीर जी सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे। हाँ बिल्कुल, कमेंट आ रहा है सुमन। चलो अब आ जाइए कि दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे हमने एक स्लाइड पे लाने की कोशिश की है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर को। देखिएगा, अगर हम बात करें तो इस कॉलम में हमने लिखा है एरोबिक यानी वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जिसको हम ऑक्सी श्वसन भी बोल सकते हैं, और इसमें हमने लिखा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन। इसको और क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, एरोब मतलब क्या होता है? एयर, और एयर से मुराद है ऑक्सीजन। तो वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अपने शब्दों में लिख लीजिए कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई किताबी भाषा है नहीं, हमारे नोट्स में किताबी भाषा नहीं मिलेगी, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
तो वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे ऑक्सी या वायवीय श्वसन बोलेंगे, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। ठीक है, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अच्छा, एक बात फिर से मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बार बार इंट्रोडक्शन से ही बोला है कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा और तब अगले लेक्चर में आइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी समझने में। क्योंकि बायोलॉजी आप जानते हैं कि जिस्म का अध्ययन है और जिस्म को पढ़ने के लिए एक सिलसिला चाहिए, एक रवानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना। दिल, जिगर, नज़र सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर कोई मिस हो गया है टॉपिक तो उसको देख करके आइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में। रवि राजभर, हाँ भाई आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। ठीक है प्रियंका, तो पीडीएफ नहीं डला है क्या इसका अभी तक? बैच बताइए, बैच का नाम बताइए। सनी राठौर हमारे साथ हैं। जय श्री राम शनि राठौर साहब, ठीक हैं आप? रवि साहब बिल्कुल, शायरी तो वर्ड आएगा विवेक साहब तभी आएगी शायरी ना, ऐसे थोड़ी आती है ना। चलिए अब देखिए, चूंकि ये ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो यहाँ पर भोजन का पूर्ण अपघटन या पूर्ण दहन होगा, पूरी तरह से भोजन टूटेगा। और चूंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो यहाँ पर भोजन का आंशिक दहन होगा, यानी पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। अब देखो यहाँ पे भोजन पूरी तरह से जलेगा, पूरी तरह से टूटेगा तो ऊर्जा भी अधिक निकलेगी। तो ऑक्सी श्वसन में काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, here we have very small amount of energy, so very small amount of energy is released during anaerobic respiration। तो अनाक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन की तुलना में काफी कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखो कैसे याद रखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ब्रेकडाउन ज्यादा ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कम ऊर्जा। अब यहां से तो क्वेश्चन बनाएगा नहीं, ये तो आसान हलवा सा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। आपका क्वेश्चन बनेगा कहां से, तो एंड प्रोडक्ट से बनेगा। कहां से बनेगा? एंड प्रोडक्ट से बनेगा, अंतिम उत्पाद से बनेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है और अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, और फिर होगा कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपने कल पढ़ा है जब ऑक्सी श्वसन होगा तो क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट मतलब लास्ट में बनता क्या है। तो आपने कहा सर ये जो ग्लूकोज है, देखो रेस्पिरेशन में बस इतना ही पढ़ाया कि ये जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6 वो जलता है। जलने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा और क्या रिलीज होगा बताओ। ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या देगा, प्रतिक्रिया करके CO2 देगा। ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या देगा, पानी देगा। और क्या निकलेगी, ऊर्जा। और इस ऊर्जा से हम लोग काम धाम कर रहे हैं। तो भोजन का जलना, ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब जलना, भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा देना, ये कहलाता है श्वसन। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या हुआ, CO2 वाटर और एनर्जी। CO2 वाटर और एनर्जी। और आपने पढ़ा है कि एनर्जी किस रूप में निकलती है, किस रूप में स्टोर होती है, तो ATP के रूप में स्टोर होती है। ये एनर्जी किस रूप में जमा होती रहेगी, ATP के रूप में स्टोर होती रहेगी, ये पढ़ा है ना। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो एकदम रट लो, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या, पानी, और क्या, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में, ATP के रूप में। कितनी, तो क्या बोलिएगा, 38 या 36, दोनों ही सही हैं। मतलब जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जलेगा, ग्लूकोज का एक अणु जलेगा तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, 36 या 38। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो उत्तर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में, ATP के रूप में। कितनी, 38 या 36। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि जब ग्लूकोज का एक अणु जलेगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जलेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी,
36 या 38, है ना, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। पीएनजी, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ठीक है, करते हैं। हाँ जी, बायो आता है, क्या बात कर रहे हैं। तो ये तो सबको याद होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो देखो, ये जो अवायवीय श्वसन होते हैं ना, वो दो जगह पे होते हैं। एक होता है सूक्ष्म जीवों में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सच एज बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया क्या है, एक सूक्ष्म जीव है, वह जीव जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसको केवल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, जैसे कि ईस्ट। तो अगर क्वेश्चन होता है कि अगर अनाक्सी श्वसन सूक्ष्म जीवों में होता है, अर्थात जीवाणु में और ईस्ट में, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि when an aerobic respiration takes place in microorganisms such as bacteria and yeast, then what are the end products। अगर अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों में जैसे कि जीवाणुओं में और ईस्ट में होता है, तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो आप कहेगा सर इथाइल अल्कोहल और CO2 और कितना ATP, 2 ATP। आपने लिखा था ना कि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, दिख रहा होगा कहाँ, ऑक्सी श्वसन में कितना 38, अनाक्सी श्वसन में मात्र कितना 2 ATP। तो इथाइल अल्कोहल को हिंदी में भी हम इथाइल अल्कोहल ही लिखेंगे, ऐसे लिखा रहेगा हिंदी में, इथाइल अल्कोहल, या इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। तो इथाइल अल्कोहल की जगह और क्या लिखा रह सकता है, इथेनॉल, या इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लिखा रह सकता है C2H5OH, छोटा सा फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, कैसे पूछेगा कि अगर अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों में अर्थात जीवाणुओं में ईस्ट में होगा तो अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो क्या कहेगा, इथाइल अल्कोहल, CO2 और कितनी ऊर्जा, 2 ATP ऊर्जा, कम ऊर्जा निकल रही है इसके बनिस्बत। इथाइल अल्कोहल को और क्या लिखते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। लेकिन अगर अनाक्सी श्वसन मनुष्य के मांसपेशियों में होती है, देखिएगा अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर अनाक्सी श्वसन मनुष्य के मांसपेशियों में होती है तो अंतिम उत्पाद क्या होगा। When an aerobic respiration takes place in our muscles, है ना, then what are the end products। विनय पाल कह रहे हैं कि ये शायरी केवल भाइयों के लिए, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना इस कदर लोग तमन्ना रखें तुझे पाने की। क्या बात है भाई, एकदम मोटिवेशनल शेर है, इस पे अमल करें भाई लोग। विनय राज कह रहे हैं जो, है ना, आपको तो दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है ना। तो अगर अनाक्सी श्वसन हमारे मसल्स में हो रहा है तो उसका अंतिम उत्पाद होगा लैक्टिक एसिड और 2 ATP। यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा, क्या है इसका नाम, क्या लिखेंगे, लैक्टिक अम्ल। हिंदी में क्या लिखा रहेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस 2 ATP। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल प्लस 2 ATP, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे यहां से मिलेगा। क्वेश्चन होगा कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो क्या बोलिएगा, CO2, पानी और ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, 38 ATP। अगर अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों में होगा तो अंतिम उत्पाद क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2 ATP। और अगर अवायवीय श्वसन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP। तो आप कहिएगा सर हमारे अंदर तो ऑक्सी श्वसन चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज से मिल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा। एक सवाल पैदा होता है ना, फिर सांस लेने का फायदा क्या रहा। हम लोगों में ऑक्सी श्वसन चल रहा है ना,
हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है फेफड़ों से जा रहा है ब्लड से, ब्लड से जा रहा है सेल में, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिल रहा है, एनर्जी रिलीज कर रही है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या जरूरत आन पड़ी कि हमारे मसल्स में एन एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा? तो देखिए सवाल ये होता है कि जब हम लोग रिलैक्स मोड में होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कमेंट बंद कीजिए, जब हम लोग रिलैक्स मोड में होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं, उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है ये वाली, ये हमारे लिए काफ़ी होती है, इससे हमारा काम चलता रहता है। लेकिन जब हम लोग कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई हेवी फिजिकल वर्क, कोई हेवी फिजिकल एक्सरसाइज, कोई कठिन परिश्रम का कार्य करते हैं, तो ऐसे समय एरोबिक रेस्पिरेशन से निकलने वाली एनर्जी क्या होती है, कम पड़ जाती है, इससे हमारा काम नहीं चल पाता। एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ऐसे केस में हमारे मांसपेशियों में शुरू हो जाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। भले ही इससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, लेकिन ये ऊर्जा लगातार और बड़ी तेजी से निकलती है और हमारी एनर्जी की नीड को कंपनसेट कर लेती है। मतलब जितना एक्स्ट्रा एनर्जी था वो यहाँ से मिल जाता है, ये तो चल ही रहा है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से मिल जाती है। लेकिन साथ साथ क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, देखो लैक्टिक अम्ल भी बन रहा है, जो मांसपेशियों में डिपॉजिट होता रहता है, मसल्स में जमा होता रहता है, और आपको पेन महसूस होता है, क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इन आवर मसल्स कॉजेज मस्कुलर पेन और मस्कुलर क्रैम्प्स। मांसपेशियों में किसके जमा हो जाने से दर्द या थकावट महसूस होती है? तो उत्तर है लैक्टिक अम्ल। और जब कोई आपका हाथ पैर ऐसे दबाता है, तो इस लैक्टिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है, लैक्टिक अम्ल का अपघटन होता है और आपको दर्द से राहत मिलती है। आप कभी नहीं कहते कि छोड़ दीजिए, बहुत मज़ा आता है। और कहीं से मान लिया पिट पिटा के चले आए हैं, ज़्यादा दर्द है, तो लोग गर्म पानी से सेकने को कहते हैं ना, तो गर्म पानी जो है वो दर्द को और जल्दी, मतलब लैक्टिक एसिड को और जल्दी डिकम्पोज करता है। और नमक में पानी मिला दिया, गर्म पानी में नमक मिला दिया ना, तो वो और जल्दी लैक्टिक एसिड को डिकम्पोज करता है। तो जो दर्द की वजह होती है वो क्या होती है? लैक्टिक अम्ल। और दर्द ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। दर्द ना हो तो खुशी का एहसास अधूरा रह जाएगा। अंधेरे ना हो तो रोशनी का क्या मतलब बनता है? अंधेरे ना हो तो रोशनी का कोई मतलब बनता है क्या? उसी तरह से जब दर्द ना हो तो खुशी का एहसास अधूरा रह जाएगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चन से हमें मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण दहन, ज्यादा ऊर्जा, अंतिम उत्पाद CO2 पानी और 38 ATP। अनाक्सी शोषण दो जगहों पे होता है। अनाक्सी शोषण अगर हमारे सूक्ष्म जीवों में चल रहा है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों में, तो अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल CO2 और 2 ATP। लेकिन हमारे मसल्स में चल रहा है तो लैक्टिक अम्ल और 2 ATP। और इसी लैक्टिक अम्ल के जमा होने से क्या होता है? दर्द होता है। तो इस पॉइंट को जरा लिख लेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, एक्यूमुलेशन होना मतलब जमा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज मस्कुलर पेन, और इसकी जगह पे क्या लिखा रह सकता है? मस्कुलर क्रैम्प्स। मस्कुलर पेन या मस्कुलर क्रैम्प्स मतलब ऐंठन जो महसूस होती है ना। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचित हो जाने के कारण, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण दर्द या थकावट महसूस होती है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। ज्यादा दर्द नहीं, कुछ दर्द तो चाहिए ना जिंदगी के लिए। किरण यादव, जिंदगी एक ढर्रे से गुजरती जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना। दर्द लाजिम है जिंदगी के लिए। एक शेर मैंने लिखा था, वो याद नहीं आ रहा है दर्द पे, मेरा अपना लिखा हुआ शेर है, मैं खुद ही भूल गया।
ओम प्रकाश कह रहे कि हमारा नेट बहुत स्लो आ रहा है। कहीं पे भी दर्द होता है लैक्टिक एसिड का मतलब होता है। अंजलि यादव पूछ रही कि सर यूट्यूब पर कौन से नाम से हो। अच्छा, सेशन के लास्ट में याद दिला दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, इनफ होगा बिल्कुल सत्येंद्र कुमार साहब। आंशिक मतलब अधूरा, आधा अधूरा कैसे होता है, अभी उसी पे आ रहे हैं राज प्रताप साहब, ठीक है। बहुत दर्द है जिंदगी में, आयुष गुप्ता जी। चलिए, हाँ हम बता देंगे लास्ट में, सेशन के लास्ट में बता देंगे अंजलि यादव जी, है ना, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए कि थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको कि ये श्वसन की क्रिया जो है, जो हमने लिखी श्वसन की क्रिया कि CO2 है, सॉरी आपका जो ग्लूकोज है, देखिए श्वसन में हो क्या रहा है। तो आप कहिएगा सर ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ये जलता है, जलने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना, और ग्लूकोज जल कर जो है ना क्या देता है, CO2 देता है। ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके CO2 देता है। अभी कोई कह रहे थे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो कर दे रहा हूं। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या देगा, पानी। आप देखिएगा पानी वेपर के रूप में, है ना, सांसों के माध्यम से वाष्प के रूप में निकलता रहता है। आप एक पॉलीथीन ढक लीजिए अपने सिर में और सांस छोड़िए, देखिएगा पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी। सर्दियों के मौसम में ये भाप जो नाक से निकलेगा ना, दिखेगा आपको, और क्या मिलता है, एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, श्वसन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ योर क्या, रिस्पिरेशन। लेकिन ये जो रिस्पिरेशन की क्रिया होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना आसानी से नहीं होती। इसका थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि बीच बीच में क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल इसका दिखाता हूं मैं ना। 11th लेवल पे चलते हैं और 10th क्लास को मर्ज करते हैं। 10th क्लास की NCERT में एक डायग्राम आपने देखा होगा, उसको हम अलग तरीके से दिखा रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है, जो हमारे शरीर का ईंधन है, जो जलेगा और जल कर क्या दे रहा है, एनर्जी। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो गाड़ी का ईंधन क्या हुआ, पेट्रोल डीजल। हमारे शरीर का ईंधन क्या हुआ, ग्लूकोज, है कि नहीं। ग्लूकोज हमारे शरीर का ईंधन है जो जलकर एनर्जी देता है। तो सबसे पहले पता है क्या है, ये ग्लूकोज जो है ना, पहले टूटता है किसमें, पहले टूटता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड, या पायरुविक एसिड की जगह पे लिखा रह सकता है पायरुवेट। किसमें टूटता है जी, पायरुविक अम्ल, या क्या लिखा रहेगा, पायरुवेट। और देखिएगा ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में टूट जाने की जो प्रक्रिया है माय डियर फ्रेंड्स, वो कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। हिंदी में क्या लिख देते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये भी पूछा जाता है। तो वो कोशिका द्रव में होती है। बात समझिएगा, कोशिका द्रव में होती है। तो सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है ना, ये मान लिया कि कोशिका है और ये केंद्रक है, और कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, ये जो कोशिका है ना, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोस मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब लिक्विड, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूट जाएगा, पायरुविक अम्ल में टूटेगा, पायरुविक एसिड में टूटेगा। और ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूट जाना, पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में टूट जाना, ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब क्या होता है, टूटना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो आप कहेगा सर ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूट जाना ग्लाइकोलिसिस है। दूसरा सवाल, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या कहिएगा, कोशिका द्रव में। अब देखो, चाहे वो ऑक्सी श्वसन हो या अनॉक्सी श्वसन हो, एरोबिक हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये कॉमन है, इतना होना ही होना है।
इतना होना ही होना है। इसके बाद शुरू होगा आपका एरोबिक या एनारोबिक। तो देखो इतना होगा ही होगा। अब देखिए अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीशोषण और ऑक्सीजन नहीं है तो अनाक्सीशोषण। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो क्या होना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होना है, तो आप कहेगा सर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है, ऑक्सी या वायवीय श्वसन होना है। तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुविक अम्ल कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर है तो ये पायरुविक अम्ल कहां चला जाएगा, तो आप कहेगा सर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। तो ये पायरुविक अम्ल कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये रिलीज करेगा CO2, वाटर और एनर्जी। कितनी, 38 ATP। सो दिस इज द पाथ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल नहीं होता। सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक अम्ल में। ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या क्या रिलीज किया, CO2 रिलीज किया, वाटर रिलीज किया और एनर्जी रिलीज किया। सो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए ग्लूकोज का पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटना और टूटकर CO2, पानी और एनर्जी रिलीज करना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रेब साइकिल। क्या बोलेंगे, क्रेब साइकिल। क्रेब क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, क्रेब चक्र। तो क्रेब साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है तो क्या बोलिएगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन क्रेब चक्र कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रेब चक्र क्या है, पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करना। सो दिस इज द पाथ ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में इतना ही होगा। अब आप कहिएगा सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमें क्वेश्चन तो बताइए। तो पहला क्वेश्चन के व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो कहेगा ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में या पायरुवेट में टूटना। दूसरा क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, लाइसोसोम में होता है। क्या बोलिएगा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद क्रेब साइकिल क्या है, तो पायरुविक एसिड का CO2, पानी और एनर्जी में टूटना, ये कहलाता है क्रेब चक्र। क्रेब चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथ। अब भूल जाइए इधर वाला एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी यहीं से शुरू होगा। ये पाथ कॉमन है। सबसे पहले, अब उधर को भूल जाइए, इधर समझो कि हमने कुछ लिखा ही नहीं। अब आप समझो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में टूटेगा। अब ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, -O2 मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब क्या होना है, तो एनएरोबिक होना है, एनएरोबिक होना है, अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन होना है। तो अनाक्सी श्वसन जो होता है वो कितने जगहों पे होता है, तो आप कहेगा सर 2 जगहों पे होता है। सबसे पहले अनाक्सी श्वसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर हो रहा है, तो अनाक्सी श्वसन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, सूक्ष्म जीवों में हो रहा है, सूक्ष्म जीवों में हो रहा है, और कहाँ होता है, इन ह्यूमन मसल्स। 2 जगहों पे होता है ना, इन ह्यूमन मसल्स, मानव की मांसपेशियों में। पूरा NCERT है ये। तो देखो अगर हम अनाक्सी श्वसन की बात करते हैं तो आप इसको भूल जाओ, यहां से फिर से चलो। ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटेगा, पायरुविक अम्ल में।
ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, सूक्ष्म जीवों में अगर हो रहा है तो ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल में और पायरुविक अम्ल फिर किस में बदल जाएगा बताओ, तो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2ATP। सबको भूल जाओ। अनाक्षी शोषण कहाँ होना है, सूक्ष्म जीवों में, तो फिर यहीं से चलेंगे। ग्लूकोज किस में पहले बदलेगा, पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड किस में बदल जाएगा, इथाइल अल्कोहल CO2 और 2ATP। लेकिन अगर अनाक्षी शोषण या एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन मसल्स में हो रहा है, मानव की मांसपेशियों में, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। फिर से चलो यहां से, ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड हमारी मांसपेशियों में क्या करेगा, लैक्टिक एसिड और 2ATP में टूट जाएगा। लैक्टिक एसिड प्लस 2ATP बनाएगा। ठीक है जी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एरोबिक और एनएरोबिक को कनेक्ट करने वाला केमिकल कौन है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को कनेक्ट करने वाला केमिकल कौन है, तो वो है पायरुविक एसिड। ये तो बनना ही बनना है, ग्लाइकोलिसिस होना ही होना है, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो। तो देखो, अगर एरोबिक को देखना है तो आप इन सब को भूल जाओ। सबसे पहले ग्लूकोज किस में बदलेगा, पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या बनाया, CO2, वाटर और एनर्जी। दिस इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज द पाथ ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन सूक्ष्म जीवों में देख रहे हैं तो इधर भूल जाओ, फिर से चलो यहीं से। ग्लूकोज पहले किस में टूटेगा, पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल किस में टूट जाएगा, इथाइल अल्कोहल CO2 और 2ATP में। अगर हम अनाक्षी शोषण मांसपेशियों में देख रहे हैं, अपने मांसपेशियों में, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। फिर से चलो, ग्लूकोज किस में टूटा, पायरुविक अम्ल में, और ये पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड और 2ATP में टूट गया। तो अगर कोई पूछे कि अनाक्षी और आक्षी शोषण को कनेक्ट करने वाला केमिकल कौन है, तो कहिएगा सर वो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड है। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन केवल और केवल साइटोप्लाज्म में चलेगा, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में चलेगा। ग्लाइकोलिसिस कहां, साइटोप्लाज्म में, और क्रेब साइकिल कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी बात को देखो यहां पे हमने लिखा है पांचवें पॉइंट में कि ये जो है एरोबिक, वो रहने, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन केवल और केवल कहां होगा, तो साइटोप्लाज्म में होगा। देखो ये पांचवा पॉइंट में यहां पे हमने लिखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दो जगहों पे संपन्न होगा, लेकिन अनाक्षी शोषण केवल और केवल, अनाक्षी शोषण की सारी प्रक्रियाएं आपके साइटोप्लाज्म में होंगी। ठीक है, इसको नोट करो आप लोग, और कोई डाउट है तो पूछ लो। जितेंद्र साहब कह रहे हैं कि सर मुझे लग रहा है कि आप यूपी से हैं शायद। गलत, और गेस कीजिए। ये तो गेस आपका गलत है, और गेस कीजिए, कोई और स्टेट का नाम लीजिए, फिर मैं बता दूंगा मैं कहाँ से हूँ। गोपाल कुशवाहा जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका। PDF अपलोड करवा देते हैं, देखते हैं। एक्चुअली अभी ऑफलाइन क्लासेस लग जा रही है तो मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, अदरवाइज मैं खुद एक एक चेक करता हूँ कि कौन सा PDF लोड हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेरी भी जिम्मेदारी है ना, उस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये काम तो आप जानते हैं कि टेक्निकल टीम होती है, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है, पर मैं ध्यान रखता हूँ अपने बैचेस में। ठीक है, केमिस्ट्री तो अभी शुरू हुई है, कंप्लीट कैसे होगी। हिमाचल बिल्कुल भी नहीं।
लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा, आप लोग सही गेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये था हमारा कि रेस्पिरेशन डिटेल में कैसे होता है, रेस्पिरेशन डिटेल में कैसे होता है। ओके, नाउ अब आ जाइए, देखो हम लोगों ने अभी तक इतना ही देखा है। देखिएगा, अब आते हैं देखो ओरिजिनल रेस्पिरेशन पे। अभी तक हम लोगों ने इतना ही देखा है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज से मिल रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, यही तो है रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज से मिल रहा है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज से मिल रहा है और क्या बन रहा है, CO2 वाटर, CO2 और वाटर वेपर नाक से निकल रहा है और एनर्जी आपकी बॉडी में यूज हो रही है, यही तो है रेस्पिरेशन। ये तो है रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का जलना और जलकर ऊर्जा देना। लेकिन देखो हम लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा कि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा कैसे रहा है। कमाल की बात है ना कि हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के सभी सेल तक पहुंच रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मानव शरीर में लगभग कितने सेल्स, तो इतने कोशिकाएं होती हैं, 10⁻13 कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज 10⁻13 सेल्स आर फाउंड, है ना, 13 सेल्स आर प्रेजेंट। तो मानव शरीर में लगभग 10⁻13 सेल्स हैं, इन सभी सेल तक ऑक्सीजन जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है, किस रूप में, CO2 के रूप में ना। ये जो आपने ऑक्सीजन लिया है ये कार्बन से कंबाइन करके क्या बना लिया, CO2, और CO2 बाहर निकल रहा है नाक के थ्रू। तो ये ऑक्सीजन का बॉडी में जाना और CO2 का बॉडी से बाहर निकलना, ये कहलाता है ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास या गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान। तो बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए और बॉडी में जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए गॉड ने हमें क्या दिया है, श्वसन तंत्र दिया है, श्वसन तंत्र दिया है। तो हम लोग पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन का ही पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका काम पता है क्या है, ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाना और जो CO2 बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना। और देखिए, ऑक्सीजन का बॉडी में जाना और बॉडी में जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसका बाहर निकलना, एक्चुअली में ये कहलाता है ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, या इसी को कहते हैं हम गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान, गैसों का विनिमय, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाने के लिए और जो CO2 बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए गॉड ने हमें दिया है श्वसन तंत्र। और तंत्र का मतलब होता है कि अंगों से, ढेर सारे अंगों से मिलके बनता है तंत्र। तो श्वसन तंत्र में कितने अंग हैं, तो एक तो हमारा नाक है जिससे होकर ऑक्सीजन जाएगा और CO2 बाहर निकल लेगा। दूसरा है नेजल कैविटी, नासा गुहा। तीसरा है हमारा फेरिंग्स यानी ग्रसनी। चौथा है ट्रैकिया, जिसको श्वास नली या विंड पाइप भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ट्रैकिया यानी श्वास नली। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकाई, श्वसनी। फिर है हमारा लंग्स यानी फेफड़ा, फेफड़ा को शुद्ध हिंदी में क्या लिखते हैं, फुफ्फुस। और डायफ्राम, डायफ्राम को हिंदी में डायफ्राम ही लिखते हैं या शुद्ध हिंदी में मध्यपट भी लिख देते हैं। इतने अंग मिलकर बनाते हैं हमारा श्वसन तंत्र, जिसका दिन रात काम क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, CO2 को बाहर निकालना। तो ये ऑक्सीजन ले जाएगा तभी तो ग्लूकोज से मिलेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। बात आ रही है समझ में? तो चलिए इसको हम डायग्राम पे लेके आते हैं। ये तो याद करने के लिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फेरिंग्स किस तंत्र का हिस्सा है, तो याद रखिएगा कि फेरिंग्स जो है वो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है। ये फेरिंग्स यानी ग्रसनी वो जगह है जहां पर श्वास नली और भोजन नली दोनों आपस में मिलते हैं। डायग्राम से दिखाऊंगा। जैसे आप सिगरेट पीते हैं, मुंह से धुआं निकालते हैं नाक से, कैसे, दोनों एक जगह पे है। खाना खाते वक्त कोई हंसा देता है तो चावल या पानी नाक की तरफ से बाहर आ जाता है, कैसे, ये कॉमन जगह जो है ना वो कहलाता है फेरिंग्स, जिसको आम बोलचाल में टेंटुआ कहते हैं, बोलते हैं ना टेंटुआ दबा देंगे। तो डायग्राम बना देता हूँ एक, है ना।
तो ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है। जैसे पूछे ब्रोंकाई किस तंत्र का हिस्सा है, ट्रैकिया किस तंत्र का हिस्सा है, डायफ्राम किस तंत्र का हिस्सा है, तो कहेगा सर ये सब श्वसन तंत्र के हिस्से हैं। अब इसको डायग्राम पे लाता हूं मैंने, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्यों बायो बिना डायग्राम के तो मज़ा आएगा नहीं। तो मैं एक मानव का श्वसन तंत्र बनाने वाला हूँ। तो पहले एक मानव बना देते हैं। ये देखो एक मानव है, ठीक है, एक मनुष्य है और ये इसका नाक है, जिसके कट जाने का बहुत डर रहता है मानव को। सर कट जाए लेकिन नाक नहीं कटनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये श्वसन तंत्र का पहला भाग हुआ क्या, नोज यानी कि नाक। और ये नाक में जो छिद्र है जिससे होकर हवा जाती है उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं जी, नॉस्ट्रिल कहते हैं, नथुना, जिससे होकर हवा ये छिद्र है जाती है और ये छिद्र में प्रवेश करती है ऐसे। अब ऐसे हवा जिस रास्ते से होकर हवा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है ये जगह कहलाती है नेजल कैविटी। क्या कहलाएगी, नेजल कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, स्पेस, जगह, और जगह को शुद्ध हिंदी में गुहा कहते हैं, नासा गुहा। और ये हो गया हमारा फेरिंग्स, टेंटुआ, गरसनी, और नीचे आ रहा है ये आपका ट्रैकिया। ये है आपका ट्रैकिया यानी श्वास नली, श्वास नली। अब श्वास नली जो है ना यहाँ पे आकर ध्यान से सुनिएगा, दो भागों में ऐसे विभाजित हो जाती है। तो ये जो आपका श्वास नली है पता है, ये दो भागों में आकर विभाजित हो जाएगी। देखिएगा क्यों विभाजित हो जाएगी, अरे भाई साहब दो फेफड़े हैं आपके पास तो दोनों तरफ जाना है ना, तो विभाजित हो जाएगी। तो ये देखो ये ट्रैकिया विभाजित होकर फेफड़ों के अंदर चला गया। ट्रैकिया विभाजित होकर कहाँ चला गया, फेफड़ों के अंदर। तो बिल्कुल हम इस डायग्राम को सिंपल बना दे रहे हैं, किताबों में जो रहता है ना घटिया सा वैसा नहीं बनाएंगे, एकदम सिंपल। तो ये ट्रैकिया यहाँ तक आया और यहाँ से विभाजित हो गया। जो ट्रैकिया विभाजित हो गया ना तो इसका दूसरा नाम दे दिया गया। ट्रैकिया जो विभाजित हो गया अब इसको ब्रोंकाई कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वसनी। क्या बोलेंगे, श्वसनी कहेंगे। ट्रैकिया विभाजित होकर ब्रोंकाई बनाता है। और ये तो आपका फेफड़ा है, दिस इज योर लंग, दैट इज फेफड़ा। अब देखिए ये जो ट्रैकिया है ना एक बार तो विभाजित हो ही चुका है, फेफड़े में जाके भी विभाजित होता रहता है, चैन से बैठता नहीं है, चैन नहीं है इसको, ये विभाजित होता रहेगा, ढेर सारा ब्रांच में विभाजित होता रहेगा और ढेर सारी छोटी छोटी विभाजन के बाद अंत में ये बलून जैसी संरचनाओं में आकर टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका श्वास नली। श्वास नली विभाजित होकर क्या बना लिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई भी विभाजित होकर क्या बना लेता है, ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। और ये अंत में जाकर जो है वो छोटी छोटी बलून जैसी संरचनाओं में आकर इसका अंत हो जाता है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका। और ये सारा का सारा सिस्टम एक एयर टाइट चैम्बर में बंद होता है। एयर टाइट चैम्बर कहने का मतलब बाहर से कहीं हवा नहीं जाएगी, इसमें हवा जाने का एकमात्र रास्ता बस ये है। ये एयर टाइट चैम्बर में बंद होगा और इसके नीचे एक मसल्स का स्ट्रक्चर होगा, मांसपेशियों की एक संरचना होगी, और ये मांसपेशियों की जो संरचना है यही कहलाती है आपकी डायफ्राम। क्या कहलाएगी जी, डायफ्राम कहलाएगी, डायफ्राम कहलाएगी। हिंदी में भी इसको आप डायफ्राम लिख सकते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको मध्यपट कहेंगे। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका नाक, ये नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से हवा कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में, फेरिंग्स, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल होता हुआ अंत में हवा आ जाएगी कहाँ पर, एल्वियोलाई में। अब पहले हम कुछ सवाल आपको यहाँ से दिखाते हैं, फिर ये कैसे काम करता है
उस पे हम बात करेंगे, है ना। अनमोल क्या बोल रहे हैं, सर मैंने अभी कुछ भी नहीं, अब सारी क्लास कैसे कंप्लीट करें। बैकलॉग है शायद आपके पास, तो धीरे धीरे पिछला कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना मुझे बैच का नाम बतला दीजिएगा और कौन कौन सा पीडीएफ मिसिंग है दिव्या, वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, हम उसको देख लेंगे। जीतू कह रहे हैं कि सर चित्र बढ़िया बनाया आपने। हाँ केमिस्ट्री भी स्टार्ट है ना, बुक जल्दी ही आने वाली है ना, बस वो प्रूफ रीडिंग पे है। रिवीजन के लिए तो मैंने बता ही दिया ना आपको कि थ्योरी यहाँ से पढ़िए, और रिवीजन के लिए जो हमारा मतलब यूट्यूब चैनल है उस पे हमने टॉपिक वाइज क्या किया है कि प्रैक्टिस सेशन अपलोड किए हैं मैंने, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस बाय ज़ुबैर एहसानी। अच्छा, फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं ज़ुबैर एहसानी के नाम से मौजूद हूँ, और उनकी जो पीडीएफ हुआ करती है टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर। तो पहले बच्चों को बड़ी शिकायत रहती थी मुझसे कि सर आप सिर्फ पेड बैचेस में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे आते ही नहीं आप। कभी कभार महीने 2 महीने में एक आध बार आपका शक्ल दिखता है यूट्यूब पर, तो आप जो है अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कीजिए। तो आपके गुजारिशों पे हमने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब आप इसे घर घर पहुंचाइए, और जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे उतना ही ज़्यादा हम इस पे कंटेंट डालेंगे। आप जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा डालेंगे, ठीक है, कंटेंट इस पे। तो ये आपका चैनल है और इसे लोगों तक पहुंचाइए, और बिल्कुल साइंस जैसा नाम है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन तैयार करेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल पे जाना है, सबसे पहले तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्रैक्टिस सेशन देखिएगा। तरीका बतला दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। प्रैक्टिस सेशन में बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन ओपन कीजिएगा। इसमें जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेशन हमने डाला हुआ है। इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको अपना स्कोर बताना है। आप अपना नाम लिखिएगा, अपने स्टेट का नाम लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े रहते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई हमने कॉस्ट नहीं रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा बिकता है, कोर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन बिकता है। तो अगर करियर विल चाहते तो इसका एक कोर्स बना के डाल देते, लेकिन हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो आप थ्योरी यहाँ से पढ़िएगा और प्रैक्टिस जो है वहाँ से कीजिएगा। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फिर हम इसको पॉइंट में लिख भी लेंगे कि फेफड़े एक झिल्ली से घिरे होते हैं जो फेफड़ों की सुरक्षा बाहरी आघातों से करती है। इस झिल्ली का नाम क्या है? Lungs are covered by a protective membrane. Now tell me the name of this membrane. फेफड़ों के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है जो फेफड़ों की सुरक्षा करती है बाहरी आघातों से। This membrane acts as a cushion, acts as a protective covering which protects the lung from mechanical shock or you can say injury, है ना, इंजुरी से बचाता है, ठीक है, इंजुरी से बचाता है। तो इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लीउरा। क्या बोलते हैं? प्लीउरा। क्या बोलते हैं गैस? प्लीउरा। तो फेफड़े जिस झिल्ली से घिरे होते हैं उस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लीउरा कहते हैं। और ये क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक सुरक्षात्मक झिल्ली है विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक और यू कैन से इंजुरी, जो फेफड़ों को बाहरी आघातों से बचाती है। दूसरी बात पूछा गया कि फेफड़े जिस जगह पे स्थित होते हैं, आपके शरीर के जिस जगह पे स्थित होते हैं उसको क्या नाम दिया गया है? प्लीउरा झिल्ली। वेरी गुड प्रवेश, यू आर राइट, एब्सोल्यूट राइट, वेरी गुड। क्या बात है। नहीं, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँ, सब मैं ही पढ़ा दूँ क्या? उतना टाइम थोड़ी रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, इतना तो कर रहा हूँ आपके लिए, 2 सब्जेक्ट ले रखा है।
अच्छा, उस बैच में। ठीक है निशांत साहब, ठीक है। कल छुट्टी देखते हैं, कल छुट्टी वैसे नहीं रखेंगे, अपलोड कर दूंगा। अब देखिए, फेफड़े जहां पे रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, इसको थोड़ा समझिए। ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा, पूरे बायोलॉजी में काम आएगा, समझिएगा मेरी बातों को। देखिए, ये हमारा है डायफ्राम, ये हमारा है डायफ्राम। अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो लगभग डायफ्राम यहाँ पे होता है। दिस इज द पोजीशन और यू कैन से लोकेशन ऑफ योर डायफ्राम इन योर बॉडी। ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम जो है ना, हमारी बॉडी को दो हिस्सों में बांट देता है। डायफ्राम से जो ऊपर वाला हिस्सा है शरीर का, ये डायफ्राम है आपका, ये डायफ्राम है, ये आपका डायफ्राम है। डायफ्राम से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो कहलाता है आपका थॉरेक्स। क्या कहलाता है? थॉरेक्स, वक्ष, जिसमें आपका पूरा, आपने देखा होगा कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका रखा हुआ है ना। ये फेफड़े हैं, ठीक है, ये फेफड़े हैं, फेफड़ों के बीच में हृदय होता है, ऐसे बंद होगा। और डायफ्राम से नीचे वाला जो हिस्सा है शरीर का, डायफ्राम से जो नीचे वाला हिस्सा है शरीर का, जिसमें पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनी सब रखा हुआ है, डायफ्राम से नीचे वाला जो हिस्सा है गाइस, वो कहलाता है आपका एब्डोमेन। एब्डोमेन, एब्डोमेन, उदर। अब देखिए, ये वाला हिस्सा कहलाता है वक्ष, मतलब थॉरेक्स। और इसके अंदर जो स्पेस है, जगह है, उसको हम क्या बोलेंगे? थॉरेसिक कैविटी। ये जो जगह है इसको हम क्या बोलेंगे? थॉरेसिक कैविटी। थॉरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा। कैविटी मतलब स्पेस, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? गुहा। तो फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो थॉरेसिक कैविटी में। ये रीजन कहलाता है थॉरेक्स, और अंदर जो स्पेस है ये कहलाता है थॉरेक्स कैविटी, थॉरेसिक कैविटी, है ना। और ये वाला जो है एब्डोमेन कहलाता है, और ये वाला पूरा स्पेस जिसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रखा है, ये कहलाएगा एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। क्या कहलाएगा? उदर गुहा कहलाएगा। तो पूछा गया कि लंग्स कहाँ स्थित होते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा कि लंग्स आर प्रेजेंट इन थॉरेसिक कैविटी, या प्ल्यूरा के टर्म्स में बात करें, प्ल्यूरा के टर्म्स में बात करें तो ये कहलाएगा प्ल्यूरल कैविटी। तो पूछा गया था कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो उत्तर क्या होगा? फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन योर थॉरेसिक कैविटी। तो यहाँ पे देखो, उसको लैंग्वेज में हमने लिख दिया है कि लंग्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्ल्यूरा। फेफड़े जिस झिल्ली से घिरे होते हैं उसे प्ल्यूरा कहते हैं। दूसरा पॉइंट, लंग्स आर प्रेजेंट इन थॉरेसिक कैविटी और प्ल्यूरल कैविटी। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। और इस पॉइंट को समझाने के लिए हमें अगली क्लास लेनी पड़ेगी। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू एल्वियोलाई। गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान वायु कोष्ठों या कूपिकाओं के द्वारा होता है। तो इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम से। कब? नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब वक्त आगे कुछ कहने की इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल विनय राज साहब, मैंने उनको जब देखा लोहा देखा है, उनको जब जब देखा लोहा देखा, तपते देखा। हाँ, नोट्स बनाते जाइए। शिवानी कह रही कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, इसीलिए तो बताया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, है ना, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जो हम शॉर्ट्स डालते हैं उस पर ख़ास नज़र रखिएगा। शॉर्ट्स में काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको।
ट्रिक्स मिल जाएंगे, बीमारियों के, विटामिन के ट्रिक्स इत्यादि सब मिलेंगे, और सब मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक होगा, किसी का चुराया हुआ ट्रिक नहीं होगा, सब मैंने बनाया है वो ट्रिक। कल हाँ होनी चाहिए क्लास, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स हैं, किसको एक्सप्लेन करते हुए, जो हमने डायग्राम आपको दिखाया है उसको एक्सप्लेन करता हुआ वहाँ पे पॉइंट है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। एलटी ग्रेड के लिए हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, आज उसकी 20वीं क्लास थी। एलटी ग्रेड हमने यूट्यूब पर बायोलॉजी का स्टार्ट किया है, तो वो काफ़ी हायर लेवल की चल रही है। यहाँ पे तो उसका थोड़ा सा पार्ट हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जीएस वाला बैच है, और जीएस वाले बैचेस में जितना ज़रूरी होता है उतना पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।